Hey guys, what's up? Kya chal? This is CN Kunj Goenka, your tax mentor, and thank you for subscribing to my channel. And if you have not done, please do it because you are going to miss a lot of exclusive content which I bring in for my YouTube family. गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CMA इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 7 DTIDT। आई रिपीट, DTIDT का न्यू सिलेबस का सेट 2, जो कि आपका आखिरी सेट है, विच कम्स जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन। इंस्टीट्यूट ने अभी तक इसका सजेस्टेड आंसर नहीं रिलीज किया एज ऑन डेट इन विच आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बट वेरी सुन इंस्टीट्यूट पब्लिश कर देगा। बट एनीवेज अपने पहले एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरह का पेपर इंस्टीट्यूट ने सेट किया है। MTP सेट 2, दैट इज पेपर नंबर 7 DTIDT का। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो फटाफट बना दूं, पूरा क्वेश्चंस आपके साथ उसका क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस कर दूं, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाएगा। आई होप दैट आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आई और आप बहुत अच्छे से अपना रिविजन कर चुके हो और आप एग्जामिनेशन के लिए 100% रेडी हो गाइस। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। उसके पहले हम लोग एक बार आइए स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि सेट 2 है। और सेट 2 हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में से यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपका आना ही आना है। एक बार मैं आपको अपना एनालिसिस बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूट मटेरियल से ही, जो इंस्टीट्यूट का न्यू सिलेबस का मटेरियल है, वही से इंस्टीट्यूट ने एमटीपी बनाया है। ठीक है, तो कुछ नया क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा। जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल में से ही उठाए गए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगर आपने अपना इंस्टीट्यूट मटेरियल बढ़िया से किया है तो डेफिनेटली आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम यहां पर आने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, पेपर नंबर 7 DTIDT, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले जैसे आप सबको पता है कि यहाँ पर अपने को 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से MCQ दिया जाएगा, जो कि एज पर द न्यू पैटर्न है फॉर न्यू सिलेबस। तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, सेक्शन नंबर ए, 30 मार्क्स कंपलसरी रहेगा। डिविडेंड रिसीट फ्रॉम अ कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। कंपनी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में एंगेज्ड है, उस कंपनी से शेयर होल्डर को डिविडेंड आ रहा है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। लेकिन ये अगर पार्टनरशिप फर्म 100% फर्म एंगेज्ड होती एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से, वो पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई भी तरह का रेम्यूनरेशन पेमेंट करना पड़ता पार्टनर को, और पार्टनर को अगर रेम्यूनरेशन मिलता पार्टनरशिप फर्म से, तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, आपका PGBP। ये आपका एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा दोस्त, ठीक है ना। तो डिविडेंड रिसीट फ्रॉम अ कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ठीक है, आई मीन पार्टनर वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था, पार्टनर को अगर पार्टनरशिप फर्म से रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो उसका एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, अगर वो 100% एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में फर्म एंगेज्ड है तो। Quantum of rebate under 87 applicable to a resident individual is the lower of 100% of the tax liability, और कौन सा, 12,500। यानी आपका जो एक्चुअल रिबेट जो अमाउंट होगा, वो मैक्सिमम रिबेट कितना हो सकता है, 12,500 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। Indexed cost of any improvement is an amount which bears to the dash in the same proportion as cost inflation index for the year in which the asset is transferred, based to the cost inflation index of the year in which the improvement to the asset took place। तो यहां पर सर क्या हो जाएगा, यहां पर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का जो डेफिनेशन है वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो कि वो CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट जो होता है, उसका आपका प्रपोर्शन लेना पड़ता है दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। Deduction under section dash of the Income Tax Act is applicable to an individual in respect of repayment of loan for higher education। हायर एजुकेशन के लिए जो लोन का रीपेमेंट है, उस पे जो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, सेक्शन 80E में मिलेगा, E फॉर एजुकेशन लोन, ठीक है ना। Next, as per section 193 of the Income Tax Act, any person responsible for payment of interest on securities, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को छोड़कर, बिकॉज उस पर TDS नहीं कटता, बाद बाकी सिक्योरिटीज इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो टू एनी रेसिडेंट, तो TDS की रेट क्या होगी सर, TDS का रेट यहाँ पर हो जाएगा 10%, और यहाँ पे ऑब्वियसली कोई सर्चा सेस TDS के रेट के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि आप रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो। इन केस ऑफ अ लॉस, अगर लॉस है तो पार्टनरशिप फर्म में क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर टू द एक्सटेंट ऑफ, याद करो बुक प्रॉफिट अगर होता तो 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज लोअर होता, लेकिन लॉस है
तो बुक प्रॉफिट का 90% नहीं ले सकते, अपने को वहां पर कितना लेना पड़ेगा, 1,50,000 लेना पड़ेगा। तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन को किससे कंपेयर करना है, एक्चुअल रेम्यूनरेशन को अपने को कंपेयर करना है 1,50,000 से, जो विच एवर इज लोअर होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, Mr. A has three minor children. Three minor children are deriving interest from bank deposit to the tune of 2,000, 1,300, 1,600. Exemption available under 1032 कितना होगा? तो सर 2,000 का up to 1,500, 1,600 का up to 1,500, बट 1,300 का मैक्सिमम कितना एग्जेम्पशन होगा? 1,300 होगा। तो 1,500 into 2 plus 1,300 gives you how much? 4,300. Option B is the correct answer. If an SSE fails to file return within the time limit allowed under 139(1) or within the time allowed under a notice issued under 142(1), he can file a belated return on or before this of the relevant assessment year or before the completion of assessment whichever is earlier। तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे, यहाँ पर अपन ले लेंगे 31 दिसंबर, 3 months prior to the end of the relevant assessment year। तो assessment year का जो 31 दिसंबर है और जो उसका एक्चुअल कंप्लीशन है असेसमेंट का whichever is earlier जो होगा, ये उसका बेसिकली टाइम लिमिट होगा टू फाइल अ बिलेटेड रिटर्न। डैश इज अ कॉम्बिनेशन of more than one individual supply of goods or services or any combination made in conjunction with each other for a single price which can ordinarily be supplied separately। एक सिंगल प्राइस में आप उसको सप्लाई करेंगे जो कि ऑर्डिनरीली सेपरेटली भी सप्लाई किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मिक्स्ड सप्लाई। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मिक्स्ड सप्लाई। नेक्स्ट, जीरो रेटेड सप्लाई इज मेंट फॉर एक्सपोर्ट or supply of goods or services or both for authorized operations to SEZ developer or a dash। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा SEZ यूनिट। जीरो रेटेड सप्लाई अपने पढ़ चुके हैं IGST एक्ट में कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस टू SEZ डेवलपर को या SEZ यूनिट को, तो वो जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये देखो, indirect taxes are dash in nature, regressive in nature. The first two digits of GSTIN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर का जो पहला 2 डिजिट है वो क्या होगा? स्टेट कोड होगा। वो क्या होगा? स्टेट कोड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस शैल बी नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बेसिकली शेड्यूल 3 वाला एक्टिविटी आपको बताना है। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग होगा, लीज तो नहीं होगा, रेंट भी नहीं होगा। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज द करेक्ट आंसर। डैश मीन्स प्रॉपर्टी abandoned at sea without the hope of recovering। तो अपने पढ़े थे सर डेरेलिक्ट। दिस इज व्हाट? डेरेलिक्ट, फ्लोटसैम, जेटसैम, रेक। तो करेक्ट आंसर होगा डेरेलिक्ट। The purpose of dash is to rectify the trade distortive effect of dumping। डंपिंग के वजह से जो ट्रेड का इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट लगाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, क्या लगाता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये था सर अपना 15 MCQs इनटू 2 मार्क्स ईच, दैट इज 30 मार्क्स। नेक्स्ट आपका रहेगा सेक्शन नंबर बी, जिसमें आपको 7 में से 5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे इनटू 14 मार्क्स ईच। इसमें कस्टम्स और GST मिक्स रहेगा, दैट इज 70 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन 2A बेसिकली पूछा गया था एग्रीकल्चरल इनकम, वो भी डिट्टो डिट्टो आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से पूछा गया था। आइए डिस्कस करते हैं। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इनकम। A is employed in an agricultural farm and interested with tilling of land। A एक फार्मिंग कंपनी में एक फार्मिंग ऑपरेशंस में एंगेज्ड है, जो कि कंपनी जो भी वॉट एवर फॉर्म में ए उसमें एम्प्लॉयड है। हिज रेम्यूनरेशन being 50% of the net profits earned by the farm। उसका रेम्यूनरेशन मॉडल फिक्स हुआ कि जो भी फार्म रेम्यूनरेशन कमाएगा वो उसको 50% उसका जो होगा सैलरी फॉर्म में देगा। तो वॉट एवर गाइज अपने पढ़ चुके हैं, एनी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ये कहां पे टैक्सेबल होगा? सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगा। तो दिस particular profit will be taxable under salary in the hands of Mr. A because here exists employer employee relationship। तो ये आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। कितना है? 7 है, 7 तो 1 मार्क का ईच है। ठीक है, तो प्रॉपरली आपको बताना पड़ेगा कि ये टैक्सेबल है तो कहाँ टैक्सेबल और क्यों टैक्सेबल है। नेक्स्ट, C receives a dividend of 12,000 from the company whose entire income is derived from agricultural operations। अभी अभी अपने डिस्कस करके गए। So this dividend income will be taxable as income under income from other sources in the hands of the shareholder C। F receives 600 rupees on account of interest on loan on the mortgage of land which is used for agriculture purpose। ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट मिल रहा है
इंटरेस्ट मिल रहा है, ये कोई एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है दोस्त। इंटरेस्ट इज नेवर एन एग्रीकल्चरल इनकम। आप अगर किसी लैंड को जो कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में यूज हो रहा था उसको मॉर्गेज आपने किया, उसके वजह से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, तो डेफिनेटली इस पे कोई भी तरह का एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी अ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। यही आपको आंसर लिखना था। जी अर्न्स एन इनकम ऑफ 1200 फ्रॉम लीज of land for grazing of cattle. This is important. Ultimately, this land is used for grazing of cattle, which is used for agricultural operation, and hence this will be considered to be my agricultural income. Income from sale of trees of forest, which are of spontaneous growth and in relation to which forestry operations alone are performed, और income from sale of wild grass of spontaneous growth. यानी सर यहाँ पे कुछ भी हो रहा है तो ह्यूमन एफर्ट नहीं हो रहा है, तो बेसिकली क्योंकि ह्यूमन एफर्ट नहीं है तो यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग लैंड में नहीं होता, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड नहीं रिक्वायर्ड है, दैट इज वाई इट इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। 50,000 के इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश, बिकॉज लैंड इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, दैट इज वाई इट नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एन एग्रीकल्चरल इनकम, इट विल बी एन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है ना, तो ये था सर अपने को खाली टैक्सेबिलिटी डिस्कस करना, तो ट्रस्ट में इंस्टीट्यूट के मैथ से ही ये क्वेश्चन लिया गया है, विच इज फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर। ये भी सैलरी का क्वेश्चन है, देखो 7 नंबर यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर इन योर एग्जामिनेशन। 7 मार्क्स का स्ट्रेट अवे सैलरी का क्वेश्चन पूछ लिया गया, एकदम सिंपल था ये भी। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ मिसेस एस चौधरी। जैसे ही सैलरी आएगा तो दिमाग में आ जाना चाहिए था स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, अगर इसने न्यू रेट ऑफ टैक्स नहीं ऑप्ट किया 115 BSc। तो देखो बेसिक सैलरी गाइस ये मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा है, सो दैट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, खाली आपके साथ मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा। बेसिक सैलरी एट द रेट 15,000 पर मंथ, इसका प्रॉपर जो पीडीएफ है विद कैलकुलेशंस ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिक सैलरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बेसिक सैलरी एट द रेट 15,000 पर मंथ कितना हो जाएगा 1,80,000। डीए इसका 60% आप निकाल लो, कितना हो जाएगा 1,08,000। मेडिकल अलाउंस 600 पर मंथ है, एक्सपेंडिचर अपने लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, तो जो भी मेडिकल अलाउंस है 7,200 वो मेरा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सैलरी। HRA 6,000 पर मंथ रिसीव हुआ एंड शी पेज रेंट ऑफ 7,200 पर मंथ फॉर हर हाउस इन दुर्गापुर। ठीक है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, तो आप एक्चुअल रेंट HRA कितना मिला 72,000 विच इज 6,000 इंटू 12। अब आपको इसमें से एग्जाम्शन निकालना है, तो एग्जाम्शन कैसे निकालेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड जो होगा। ठीक है, नेक्स्ट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट कितना पे हुआ है 7,200 इंटू 12 विच इज हाउ मच, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो रेंट पेड हो गया 86,400 अपना टोटल, और सैलरी कितना हो गया, सैलरी अपना 6,000 पर मंथ यानी 72,000 का 10%। ठीक है, विच इज हाउ मच 7,200। तो इसका अगर अपने 7,200 करे तो विच इज गेटिंग हाउ मच 79,200। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसमें गाइस जब अपने ये कैलकुलेट करते हैं ना, तो व्हाट वी अंडरस्टैंड, ये रेक्टिफाई कर लीजिएगा एक बार प्लीज। ये 10% ऑफ सैलरी है, तो 10% ऑफ सैलरी में अपने क्या पढ़े थे, बेसिक सैलरी प्लस डीए। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है 1,08,000 प्लस 180 विच इज कमिंग टू 2,88,000। तो 2,88,000 का अपन अगर 2,88,000 का अगर अपन इंटू करते हैं 10% तो अपने को आएगा 28,800, और थर्ड लिमिट होगा 50% ऑफ द सैलरी हाउस सिचुएटेड इन एमकेडीसी वरना 40%, तो 180 प्लस 1,08,000 का 40% अगर अपन करें तो वी आर गेटिंग 115,200। तो डिफरेंस इसका क्या आ रहा है देख लो, 86,400 माइनस 28,800 विच इज कमिंग टू 57,600। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो 57,600 आ रहा है यही हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 72 माइनस 57,600 विच इज कमिंग टू 14,400, ये आपका क्या आ रहा है, टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा, ये आपका टैक्सेबल सैलरी में जो है ऐड हो जाएगा 14,400। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा 18,000, 1,500 इंटू 12। शी ओन्स अ कार विच इज बीइंग यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, हर एम्प्लॉयर रिइंबर्सेस 3,000 पर मंथ, ये ऑफिशियल पर्पस है तो नथिंग विल बी टैक्सेबल। शी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 2,100 पर मंथ टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, द एम्प्लॉयर इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग द सेम, तो अपने को इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 2,100 इंटू 12। ठीक है ना,
तो 2100 इंटू 12 अपन किए तो वी आर गेटिंग हाउ मच 25,200। इसमें अपना अब अपने को देखना है सैलरी, सैलरी का 12% जो है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो 180 प्लस 1,08,000, इसका अगर अपने 12% देखे तो ध्यान दो 34,560 है, तो बट इससे ज़्यादा एग्जाम तो हो नहीं सकता। तो 25,200 में से पूरा माइनस 25,200 करेंगे तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा। बट इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ है वो 11% हुआ है, तो 9.5% तक एग्जाम होता है, एक्सेस ऑफ 9.5% टैक्सेबल होता है। तो अब 2200 डिवाइड बाई 11 इंटू 1.5 कर देंगे तो प्रोराइटा बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि 1.5% टैक्सेबल है। तो 2200 बाई 11 इंटू 1.5 हो जाएगा आपका कितना, 300 रुपीज। ठीक है, तो 2200 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 1.5 यू आर गेटिंग एज 300 रुपीज। ठीक है, तो यहां तक आपका ग्रॉस सैलरी आ गया। उसके बाद यू पेड 1800 एज प्रोफेशनल टैक्स, तो आपने उसका डिडक्शन क्लेम कर लिया, और 50,000 का और आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर लिया। तो विद दिस योर आंसर इज 2,76,100। आप अपना इंस्टीट्यूट का मैट देखेंगे तो इंस्टीट्यूट के मैट में यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक उन्होंने किया, उन्होंने 9% जो है वो इंटरेस्ट को माना है, जबकि एज पर द प्रोविजंस 9.5% जो होगा वो आपका क्रेडिट इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट होगा सर। ठीक है, यहाँ पे आप छोटा सा रेक्टिफिकेशन कर लेना। क्वेश्चन 3A जो है ये आपका हाउस प्रॉपर्टी से आया था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें नहीं था। राजेश ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टीज, बोथ आर लेट आउट, कंप्यूट इज इनकम। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन में दिया लोन टेकन फॉर, 2 घर है देखना, हाउस 1 गया में, हाउस 2 मुंबई में, लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन इज स्टिल अनपेड, इससे अपने को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इसका मतलब लोन अभी भी ड्यू है, इंटरेस्ट पूरा लगेगा। म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस 1 इज स्टिल अनपेड, यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो म्युनिसिपल टैक्स आएगा इसका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते, बट हाउस 2 इज हाफ पेड बाय द टेनेंट, तो ये जो हाउस म्युनिसिपल टैक्स आएगा इसका हाफ आपने पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये देखो अब अपने कैलकुलेशन करते हैं। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 1,95,90, तो इसका एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ जाएगा 90,000, एक्चुअल एंड रिसीवेबल 1 लाख है और अनरियलाइज रेंट है 8,000, तो उसका नेट रेंट कितना आ जाएगा 92,000। तो विच एवर इज हायर क्या हो जाएगा 92,000, ये हो जाएगा एनएवी। एनीवे से आपको लेस क्या कर रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज 27,600, और उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो माइनस कर देना है विच इज 10,000। तो इसको माइनस करने के बाद आपका नेट इनकम आ रहा है हाउस 1 में 54,400। नाउ लेट कम्स टू हाउस 2। हाउस 2 में म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख, 2,10,000 आपका है फेयर एंड और स्टैंडर्ड एंड 2 लाख। तो आपका GER कितना आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 2 लाख रुपीज। एक्चुअल रेंट जो आपका नेट रिसीवेबल आएगा वो है 1,80,000 माइनस 2 विच इज 178, तो आपका GAV जो आ जाएगा दैट इज 2 लाख। इसमें आप म्युनिसिपल टैक्स खाली 500 माइनस करेंगे बिकॉज 1000 इंटू हाफ है, क्योंकि हाफ इज पेड बाय द टेनेंट, हाफ जो ओनर पे किया उसी का डिडक्शन मिलेगा। 199,500 आपका नेट टैक्स है, नेट एनुअल वैल्यू है, उसमें आपको रिपेयर्स और फायर इंश्योरेंस का डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और इंटरेस्ट कुछ नहीं है, तो आपका नेट इनकम आ रहा है 1,39,650। इन दोनों को आप अगर टोटल करेंगे तो योर फुल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज कमिंग टू 1,94,050 रुपीज। ये भी एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन था। ऐसा तो इन्होंने CA इंटर का मैथ से लिया है और जिसको इन्होंने CMA इंटर के मैथ से भी में भी डाल दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अपने क्लास में भी बहुत बढ़िया से करवाया था, ये मैंने अपने मैथ में भी कवर कराया है PGBP में, इसको प्लीज आप ध्यान से कर लेना। मैं आंसर लिख दो, मैं इसका प्रोसेस आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली गाइस सम था अपॉर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन बिटवीन द प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर कंपनी। यहाँ पे एक सोल प्रोप्राइटर है जो सिद्धांत एंड कंपनी है, is converted into a company, मतलब प्रोप्राइटरशिप कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। प्रोप्राइटरशिप कन्वर्ट हुआ 29 नवंबर 22 से, तो 1 अप्रैल 22 से 28 नवंबर 2022 एंड 29 नवंबर 2022 से 31 मार्च 23 ये नंबर ऑफ डेज कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रोरेटा बेसिस पे नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा। WDV दिया है एसेट कैज ऑन 1 अप्रैल, बिल्डिंग फर्नीचर एंड मशीनरी, ये अलग अलग ब्लॉक था, बिल्डिंग फर्नीचर एंड मशीनरी। ठीक है, ये आपका ओपनिंग WDV क्या है, ओपनिंग WDV। 15 अक्टूबर को ध्यान से देखना, 15 अक्टूबर यानी ये खाली कंपनी को इसका डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि ये सॉरी ये दोनों को मिलेगा, ये जो डेप्रिसिएशन है ये दोनों को मिलेगा, दोनों को मिलेगा, यानी कि 15 अक्टूबर से 28 नवंबर, फिर 29 नवंबर से 31 मार्च, ये दो इसका प्रोपोर्शन आएगा। इन्होंने 1 लाख का मशीनरी खरीदा जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, तो डेफिनेटली ये
हाफ हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये लेस देन 180 यूज होगा, क्योंकि 15 अक्टूबर यानी कि लेस देन 180। लेकिन कन्वर्जन के बाद जो कंपनी ने नया प्लांट खरीदा 50,000 का, इस पे जो 7.5% मिलेगा, दिस विल ओनली बी फॉर कंपनी, ये खाली कंपनी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा दोस्त। ठीक है, यही मेन इसमें ट्रिक था कि आप कौन सा कंपनी को दे रहे हो, कौन सा दोनों को दे रहे हो। तो ये वाला जो डेप्रीसिएशन है ये खाली कंपनी को मिलेगा, बट ये वाला जो डेप्रीसिएशन है ये दो नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 7.5% ऑफ 1 लाख, दैट इज 7500। बाद बाकी जितने भी आपके डेप्रीसिएशन होंगे ये आपका इस वाले रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो गाइज एक बार आप देख लेना, ये आंसर है 48,419 तो प्रोप्राइटरशिप का है, और कंपनी का है 32,831, ठीक है ना। तो ये आपका डेप्रीसिएशन अमाउंट होगा जो दोनों के ऊपर आपको एलोकेट करके चलना पड़ेगा दोस्त। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4A। This was a very good question. Question number 4A. Lucky has a house property acquired on 18th August 2009 for 6 lakh. He used the house for his own residential purpose. यानी ये capital asset हो गया। 18th August 2012 he incurred capital expenditure on reconstruction of the house. ये हो गया cost of improvement. 15th May 2022 he brought office goods, inflammable था, ठीक है, वर्थ 1 लाख एट होम टू बी डिलीवर्ड टू अ पार्टी स्टेइंग नियर टू हिम। वो घर का गुड्स मतलब सॉरी ऑफिस का जो स्टॉक है, ऑफिस का जो स्टॉक है वो अपने घर ले गया, सो दैट ही कैन डिलीवर टू द बायर एट नियरिंग स्टेइंग नियर टू हिज होम। नाइट ऑफ दैट डे उसका एक्सीडेंटल फायर हो गया एंड डैमेज द होल प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी जल गया, उसका फर्नीचर वर्थ ऑफ ₹5 लाख जल गया, और उसका स्टॉक भी जल गया सर। इंश्योरेंस क्लेम उसको मिलता है 18, तो कुछ याद होगा इंश्योरेंस क्लेम में अपने 45 बने पड़े थे, ठीक है। एक्सीडेंटल डैमेज जो होगा, रिसीट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन व्हिच द क्लेम इज रिसीव्ड। तो यहाँ पे कैप गेन का क्वेश्चन बन गया ये। तो सर इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि इसमें हाउस भी डिस्ट्रॉय हो गया, फर्नीचर भी डिस्ट्रॉय हो गया, और स्टॉक भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो घर डिस्ट्रॉय हुआ तो घर का तो वो टैक्सेबल कैपिटल गेन में हो जाएगा, बट जो फर्नीचर डिस्ट्रॉय, तो फर्नीचर इज नॉट अ कैपिटल एसेट, याद रखिएगा, इट्स अ नॉट अ कैपिटल एसेट, बिकॉज एक तो घर का एसेट है, दूसरा वो मूवेबल है, तो इट्स अ मूवेबल एसेट, it is not immovable, plus it is household, it is a personal movable asset. So again it is not it is not subjected to capital, it's not subject to capital gain because it is not a capital asset, तो ये capital gain नहीं होगा। तीसरी बात यहाँ पे जो स्टॉक आ रहा है, तीसरी बात यहाँ पर जो स्टॉक आ रहा है विच इज आपका क्या बोलते हैं, घर वो लेके गया, ये जो स्टॉक है ये उसका बिजनेस लॉस होगा, जो कि आप इसको पीजीबीपी में ट्रीट करेंगे। तो अपने एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन 18th अगस्त फॉर द हाउस 1 लाख इन कैश एंड न्यू हाउस अलॉटेड टू हिम, जिसकी एफएमवी 44 लाख थी। तो 44 लाख और 1 लाख हो गया इसका सेल कंसिडरेशन फॉर द हाउस, प्लस ये हो गया 45 लाख, लेस इसका इंडेक्स कॉस्ट आप निकाल लेंगे 6 लाख का। 6 लाख इंटू क्या, करंट ईयर का फैक्टर 331 है, और यहाँ पर आपको 910 का फैक्टर चाहिए होगा, 910 का फैक्टर है 148, इसका आपने अपने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लिए 13,41। देखो मैंने पहले सॉल्व कर लिया था, तो मेरा यहाँ का टाइम बच रहा है, क्योंकि नाउ यू कैन रिकलेक्ट, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस फ्रॉम योर आंसर। 13,41,892। फिर अपना इंप्रूवमेंट कॉस्ट एक लगेगा 3 लाख। 3 लाख इंप्रूवमेंट कब हुआ, 18 अगस्त 12 को हुआ सर। तो 3 लाख इंटू 331/200 गिव्स यू 4,96,500। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है 26,61,600, ये सब्जेक्टेड टू कैपिटल गेन है। हाउस होल्ड फर्नीचर नो कैप गेन। अच्छा, स्टॉक में इसको देखो, इसमें कितना मिला इसको, स्टॉक में इसको मिला 80,000, जबकि इसका स्टॉक कितने का था, यहाँ लिखा है स्टॉक वर्थ ₹1 लाख का था, तो 1 लाख का स्टॉक उसको 80,000 मिला, तो 20,000 का हो गया बिजनेस लॉस। एंड ये जो बिजनेस लॉस है ही कैन क्लेम एज अ डिडक्शन अंडर पीजीबीपी। ये जो बिजनेस लॉस है 1 लाख माइनस 80,000, इसका वो डिडक्शन क्लेम कर लेगा पीजीबीपी में सर, ठीक है। तो एनालाइज द टैक्स स्टेटमेंट और कैप गेन बता दिए। हाउ शैल योर आंसर डिफर इफ सच कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड बाय द एसएससी ऑन 15th अप्रैल। गाइज कैपिटल गेन के अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि सर ट्रांसफर ईयर वही माना जाता है, खाली ये जो कैपिटल गेन है ना ये टैक्सेबल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, जिस साल उसको रिसीव हुआ, दैट इज 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 में ये कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा इफ द कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड बाय द एसएससी इन द नेक्स्ट ईयर एज पर 45 बने, ठीक है। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको करवाया। नेक्स्ट पार्ट है बी, वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिसेस एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको आईएफओएस निकालना है। प्राइवेट ट्यूशन फीस रिसीव्ड आईएफओएस में ऐड कर देंगे आप, विनिंग फ्रॉम लॉटरी आईएफओएस में आप ऐड कर देंगे,
अवार्ड फ्रॉम केबीसी अ टीवी शो ग्रॉस, ये भी ऐड कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ डिजीज्ड हस्बैंड, तो ये हो गया पता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन मतलब आपको अपने फैमिली मेंबर का कोई फैमिली पेंशन मिल रहा है, तो वो आपको कुछ याद होगा, हमें 57 में इसका डिडक्शन भी मिलता है 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर। तो 25,000 में हम इसका 1/3 अगर करते हैं, तो 25,000 का अगर हम 1/3 करते हैं तो इट इज गेटिंग 8,333। तो 25 माइनस 8,333 जो नेट अमाउंट आएगा 16,667, दिस विल बी योर टैक्सेबल पेंशन, याद रखिएगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन एफडी ये टैक्सेबल हो जाएगा, डायरेक्टर फी भी टैक्सेबल हो जाएगा, वेकेंट लैंड का लेटिंग आउट ये एचपी नहीं हो बिकॉज इट इज अलोन लैंड, दिस विल ऑल्सो बी टैक्सेबल अंडर आईएफओएस। रेम्यूनरेशन फॉर चेकिंग द एग्जामिनेशन कॉपी ऑफ एम्प्लॉयर स्कूल, अरे आप उसके एम्प्लॉय हो तो ये आपका सैलरी में टैक्सेबल होगा, ये आपका आईएफओएस में टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज इट्स एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, करेक्ट है ना। रेम्यूनरेशन फॉर चेकिंग द एग्जामिनेशन कॉपी ऑफ सीएमए ये आपका आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। आईटी रिफंड इज नॉट एन इनकम एट ऑल, ये इनकम ही नहीं है सर, क्योंकि ये इनकम टैक्स रिफंड है। इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड ये आपका आईएफओएस माना जाएगा। अच्छा, कॉम्पोजिट रेंट आपका रिलेटेड एक्सपेंडिचर है 5,000, जबकि आपको ग्रॉस रेंट मिला है 10,000, ऑब्वियसली हम मान के चलेंगे कि लेटिंग आउट जो है वो आपका सेपरेबल नहीं है, तो 10 में से 5 माइनस करके आपको जो नेट इनकम आ रहा है वो 5,000 आप ऐड करेंगे। रेंट ऑन सब लेटिंग, आप सबलीज कर रहे हो यानी आप ओनर नहीं हो, तो आपका ये इनकम एचपी में जाएगा, सॉरी आईएफओएस में जाएगा। और लेकिन आपको रेंट कितना देना पड़ा ओरिजिनल, क्योंकि आपने लीज पे लेके किसी को दे रहे हैं लीज पर, तो आपको ओरिजिनल को रेंट देना पड़ा 12,000 और आपको मिला कितना 20, तो 20 माइनस 12 जो है 8,000 यहाँ पर हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम टैक्स पेड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। पेमेंट मेड फॉर एलआईसी सब पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, और पेमेंट मेड टू एलआईसी एस प्रीमियम इसका डिडक्शन आपको अलग से एटीसी में मिल जाएगा। तो गाइस सब कुछ ऐड करके और लेस करके अपना आंसर आएगा 4,26,767। इसको आप अपने आंसर के साथ टैली कर लेना। देखो एग्जामिनेशन टाइम में स्पून फीडिंग एक्सपेक्ट मत करना मेरे से, मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि ये आंसर इस तरीके से आएगा, आपको फर्दर जो है खुद से भी एक बार ट्राई करना पड़ेगा। क्वेश्चन 5A भी मैं क्लास में बहुत बार करा चुका हूं, फिर भी एक बार करते हैं। ये था आपका सेक्शन 80 से, ठीक है ना। एक तो आपको याद करना पड़ेगा, एक चीज समझ लो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इफ आई एम अ पार्टनर, आई एम रिटायरिंग फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म एंड दैट पार्टनरशिप फर्म इज हैविंग अ बिजनेस लॉस, तो याद रखिएगा कि जो बिजनेस लॉसेस होते हैं ना, पार्टनर जब रिटायर करता है तो पार्टनर का जो शेयर ऑफ बिजनेस लॉस है ना, वो आप कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नहीं कर सकते। आप उतना ही कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं टू सेट ऑफ द करेंट ईयर प्रॉफिट्स। यानी मान लो अगर फर्म पार्टनर करेंट ईयर में जून महीना में रिटायर करे, तो अप्रैल में और जून 3rd मंथ तक जो भी प्रॉफिट्स रहेगा फर्म का, फर्म के पार्टनर का शेयर का जो भी प्रॉफिट रहेगा उतना ही बस लॉस कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हो सकता है। रिमेनिंग लॉसेस ऑफ द शेयर ऑफ द पार्टनर हु इज रिटायरिंग दैट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था। PQ and R are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 1:1:2, ठीक है। प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फाइंड फर्म्स नेट इनकम अज्यूमिंग दैट सैलरी इंटरेस्ट आर नॉट पेड टू पार्टनर्स, ठीक है। अब हुआ क्या इसमें, हुआ ये नेट इनकम ऑफ द फर्म इन द असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 में पिछले साल इसका लॉस था 1,20,000, आउट ऑफ विच जो डेप्रीसिएशन है वो है 40, यानी बिजनेस लॉस कितना था 80,000। याद रखिएगा मैंने जो भी बताया ना, ये बिजनेस लॉस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होता है। अनऑब्जर्व डेप्रीसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इनफाइनाइट। तो अनएडजस्टेड डेप्रीसिएशन 40 है, 80,000 आपका बिजनेस लॉस है, तो उसमें से कुछ लॉस है ना कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कुछ लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। 31st में करंट ईयर को आर रिटायर करता है, आर मतलब ये थर्ड पार्टनर यानी 2/4 यानी हाफ शेयर जो होल्ड करता है वो रिटायर कर गया 31st में को, ध्यान देना। तो अप्रैल एंड मई वाला जो प्रॉफिट है बस वो उतना ही सेट ऑफ कर पाएगा, उससे ज्यादा सेट ऑफ नहीं कर पाएगा फर्म। आर रिटायर कर गया एंड अदर पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस। द फर्म्स इनकम फॉर द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर 22-23 में फर्म का जो इनकम है बिफोर एडजस्टिंग द लॉसेज एंड डेप्रीसिएशन इज 120। अब इसी में से आपको क्या करना है, आपको लॉसेज और डेप्रीसिएशन एडजस्ट करना है और फर्म का फाइनल इनकम निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आप
कितना कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते पुराने साल का। जो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते उसको आपको 80,000 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करो। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन जो मैंने आपको बताया, इसको भी आपको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करना पड़ेगा। जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है ना, ये आप सेट ऑफ कर सकते हो। अब 80 में आप कितना कर सकते हो ये आपको देखना है। तो देखो सबसे पहले हमको निकालना है लॉसेस दैट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। एकदम सिंपल है। तो पहले बिजनेस लॉस आप देखो कितना था, 80,000। अब इस 80,000 में तो जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है बस आपको उतना ही देखना पड़ेगा ना। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है हाफ, विच इज कमिंग टू 40,000। अब ध्यान देना, मैंने आपको बोला ना करेंट ईयर में जो इनकम है, करेंट ईयर में इनकम कितना है फर्म का, 120। इसमें 2 मंथ्स का इनकम कितना, बिकॉज 2 मंथ्स का इनकम तक का पे शेयर ऑफ पार्टनर पे तो सेट ऑफ होगा। तो 120 बाई 12 इंटू 2, टोटल फर्म का इनकम उस 2 महीना में 20,000 था। अब इस 20 में उस पार्टनर का शेयर कितना है, हाफ, दैट इज 10। तो 10,000 इस 40 में से आप सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ। तो बैलेंस कौन सा नहीं कर सकते हैं, 30 नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइज आप देखो 80 में से 30,000 ऐसा लॉस होगा जो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, 50 आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और 40 जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो 50 और 40 कितना हुआ, 90, और वो 1,20,000 में से आप माइनस करेंगे 90,000, दिस विल गिव यू हाउ मच, 30,000। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई रिपीट गाइज, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ये भी एक बार आप चेक कर लेना, क्लबिंग का था, सिंपल था, कोई खास नहीं था, ठीक है, ये भी इंस्टीट्यूट के मैट का ही था। अब वो 6 से 6 भी एकदम थ्योरी टाइप स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है। बेसिक रीजंस बताओ टू इम्पोज टैक्स एंड आल्सो स्टेट द फीचर्स, यू कैन डू योरसेल्फ। अप्लाई एंड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन रिलेशन टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट। तो गाइज आपको यहाँ पे आर्टिकल 269A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के बारे में बताना था, which states the provisions with respect to levy of IGST. The Parliament has the exclusive power to make laws with respect to interstate supply, and the taxes will be collected by the central government, but it will be apportioned with the state having the destination-based tax. Discuss whether the second part of the question is discuss whether the following supplies will constitute composite supply or a mixed supply. So goods are packed and transported with insurance. This is definitely composite supply because this is naturally bundled in the ordinary course of business, where the goods is the principal supply and the packaging materials, transportation and insurance, these are the ancillary supplies. Food supplied to the patients advised by the doctor, you will definitely consider this as a medical service, where the food supply is considered to be an ancillary supply because this is a part of the natural bundle. Again, this is considered to be a composite supply. आपको composite supply का बताना था मीनिंग, फिर आप उसको एनालिसिस करके इसका आपको रीजन देना था कि व्हाई इट इज अ composite supply. देखो जब आप आंसर देते हो ना टैक्स में, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, यूज एकदम simple English language to explain your answers so that you can straight away hit to the point with without revolving in and around the question and the answer. क्वेश्चन 7A में आते हैं। राम एंड कंपनी बीइंग अ ट्रेडर, ठीक है, राम एंड कंपनी बीइंग अ ट्रेडर ऑफ सेल फोन्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन तमिलनाडु एंड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आपसे पूछा है वेदर राम इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो गाइस देखो यहाँ पर है ना, अपने को अजम्पशन लेना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ बाद में, पहले आप इसका एग्रीगेट टर्नओवर निकालो। यू आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम व्हेन योर एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 CR, यानी 150 लाख। अब आप देखो इसका टर्नओवर क्या है। इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई इसका टर्नओवर में इंक्लूड होगा, इंट्रास्टेट सप्लाई एग्जेम्प्टेड गुड्स भी इंक्लूड होगा, इंट्रास्टेट सप्लाई टैक्सेबल सर्विसेज भी इंक्लूड होगा, और एग्जाम सर्विसेज भी इंक्लूड होगा। फॉर दी पर्पस आपको पढ़ाया गया है, फॉर दी पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर इन केस ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, इंटरेस्ट इनकम विल नॉट बी एडेड। तो 120, 130, 135 एंड 120, 130, 135, 138, तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया, 138 lakhs, ठीक है, ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो गया। तो सर दिस इज नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़, तो दैट इज व्हाई यू आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। बट इन दिस सिचुएशन यू हैव टू गिव एन ऑल्टरनेटिव आंसर कि सर since in the current assuming that if they are engaged in providing taxable services in the current year, and assuming that this is not a restaurant services, ठीक है, assuming that this is not a restaurant services, it may not be eligible to opt for composition scheme. अगेन यहां पर एक और चीज आता है मार्जिनल, याद होगा लास्ट ईयर का टर्नओवर का 10%, यानी कितना हो गया 13.8 लाख तक का आप सर्विस दे सकते हो,
ठीक है, 13.8 लाख तक का आप सर्विस दे सकते हो। तो ये भी आपको ना अजम्पशन में लिखना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन जो 7 मार्क्स के आते हैं ना, यू हैव टू टेक अजम्पशंस। यू विल गिव एन proper answer, yes he is eligible because his aggregate term the preceding financial year does not exceed 1 lakhs. However alternatively this can also be an answer. तो ऐसा अगर आप लिखते हो ना तो आप सेफ रहते हो, ठीक है ना। ऑल्दो आप एक बार इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर चेक करना कि उनका क्या है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। ऑल्दो ये अगेन मैं बता रहा हूँ, ये आपके इंस्टीट्यूट के मैट का ही सवाल था, बट अच्छा सवाल इंस्टीट्यूट ने ये पूछा था 7 नंबर का। Following are the particulars relating to one of the machine sold by a company to another company in the month of Feb at a list price of 8,50,000. Following additional information दे दिया blah blah blah, और लास्ट में पूछा value of taxable supply compute as per the provision of GST considering that the price is the sole and both parties are unrelated. Obviously हमको बोला है 15(1) मानो ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना है और ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेसिस पे आपको अपना वैल्यू सप्लाई निकाल के बताना है। तो यहाँ पर क्या था सर, यहाँ पे सबसे पहले आप देखो इसकी जो लिस्ट प्राइस थी वो थी 8,50,000। उसके बाद आपको म्युनिसिपल टैक्सेस जो है चार्ज जो किया गया मशीन पे जो आपने रिकवर किया अपने कस्टमर से, वो आपको ऐड करना पड़ेगा किसमें, 15(2)(a) में। यू हैव टू गिव द प्रॉपर रीजन। आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस, द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर द मशीन एट द बायर्स फैक्ट्री, दैट इज FOR कॉन्ट्रैक्ट, फ्री ऑन रोड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको चार्ज करना था, आपने चार्ज कर लिया अपने क्लाइंट से, कस्टमर से, तो ये भी आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, ठीक है। नेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एस लिमिटेड नॉर्मली यानी सप्लायर नॉर्मली गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 days फॉर पेमेंट एंड आफ्टर दैट इट चार्जेस इंटरेस्ट 1% पर मंथ। ए लिमिटेड ने क्या किया, पेड फॉर द सप्लाई 45 days बाद, बट इस सिचुएशन में एस ने क्या किया, वेव ऑफ कर दिया। क्योंकि वेव ऑफ कर दिया तो नथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दी valuation, that is transaction value. S Limited received 50,000 as subsidy from one non-government organization on the sale of the machine. This subsidy was not linked to the, very important, subsidy क्या था, linked नहीं था to the price। और अपने पढ़े प्राइस लिंक सब्सिडी ही आप क्या करते हो, इंक्लूड करते हो। यहाँ पे प्राइस लिंक सब्सिडी नहीं है, दिस वाज नॉट कंसिडर्ड, तो ये भी आपको क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है। A Limited deducted discount of 15,000 at the time of final payment which was not as per the agreement. So again this is not complying the provision of 15(3), so that is why again this will not be included, you're deducted from the transaction value. S Limited collect 8,500 as tax collected at source under the provision of Income Tax Act. तो ये टैक्स नहीं है सर, दिस इज नॉट अ इंटरिम, दिस इज नॉट अ टैक्स, ये टैक्स का नेचर नहीं है, और क्योंकि ये टैक्स का नेचर नहीं है आप इसको भी वैल्यूएशन में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड, तो इस पे आप जीएसटी ऐड नहीं करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 850 + 55 + 75 गिव्स यू 9,80,000। विद प्रॉपर रीजंस एंड वर्किंग्स आपको ये बताना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8A और 8B, द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक पार्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का है और एक पार्ट आपको देखो दिया किसका दिया है, कस्टम का 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ठीक है। ऑल्दो कस्टम्स का जो है आपको पता है, जो इसमें अपने न्यू सिलेबस के हिसाब से, आई होप यू नो दिस, कि 40 और 10 इसका ब्रेकअप है, ठीक है। तो 40 और 10 इसका ब्रेकअप है न्यू सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका हो रहा है सर एसेसेबल वैल्यू, आपसे पूछा है, क्या पूछा है, एसेसेबल वैल्यू, एकदम स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है। कंपनी ने सर्टेन इक्विपमेंट इंपोर्ट किया जापान से एट एफओबी कॉस्ट ऑफ 4 लाख येन। 4 लाख येन हमने इंपोर्ट किया, आई रिपीट 4 लाख येन का हमने एफओबी प्राइस ऑफ मशीन इंपोर्ट किया। अदर एक्सपेंसेस आर दिस, फ्रेट आपको दे दिया है, ओके, इंश्योरेंस भी आपको दे दिया है, ओके, डिजाइनिंग चार्जेस आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप 4 लाख येन में से आपने 60,000 येन ऐड कर दिया रूल 10(1) में। XYZ इंडस्ट्री 2 लाख एक्सपेंड किया फॉर सर्टेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्टेड इक्विपमेंट। ये आपका जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है अज्यूम कर रहे हैं वो इंडिया में हुआ है पोस्ट इंपोर्टेशन, तो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी एसेसेबल वैल्यू। रोड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू फैक्ट्री, नहीं नहीं नहीं, फैक्ट्री के बाद, आई मीन पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंस, अगेन दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी वैल्यू। सीबीएसई ने 0.69 रुपीज आपका एक्सचेंज रेट लगाया, तो यही लेंगे हम, बैंक रेट नहीं लेंगे। कमीशन पेबल टू एजेंट इन इंडिया, ये भी रूल 10(1) में आ जाएगा, 5% ऑफ एफओबी कॉस्ट। तो जो कमीशन इंडिया में लगा है वो आपका एफओबी कॉस्ट का 5% लगा है, तो ये भी 10(1) में ऐड करना पड़ेगा। 4 लाख का अगर आप 5% निकालोगे तो आपको 20,000 मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, 20,000। तो 20,000 4 लाख यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, 4 लाख आ रहा है, 60 और 20, ये तीन चीज आपका आ रहा है, तो 460 20 हो गया आपका 4,80,000। तो 480,000 में आपको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 0.69,
480 में आपको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 0.69 का अगर आप एक्सचेंज रेट निकालते हो तो आपको आता है 331,200 आपका वैल्यू। इसमें आपको क्या ऐड करना है, इंश्योरेंस जो है वो ऐड करना पड़ेगा 20,000। इसमें आपको क्या ऐड करना है, फ्रेट ऐड करना पड़ेगा 40,000 के हिसाब से इंटू 0.69। तो 40,000 इंटू 0.69 आ रहा है आपका 27,600। तो टोटल आपका फाइनल वैल्यू आएगा 3,68,800 रुपीज। दिस इज योर एसेसेबल वैल्यू, या इसको आप बोल सकते हैं CIF वैल्यू ऑफ द मशीन, कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है दोस्त, तो ये था अपना पूरा का पूरा MCQs, आई मीन मल्टीपल मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपका सेट 2 इंस्टीट्यूट ने निकाला DT-IDT वाले पेपर का, December 2023 अंडर सिलेबस 2022। वेरी मच एडवाइजेबल फॉर द स्टूडेंट दोज हैव आल्सो गिवन और अपीयरिंग एग्जामिनेशन अंडर ओल्ड सिलेबस 2। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलता है आप लोग से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो और बस गिव योर 100%, और बाद बाकी चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट यू हैव स्टडीड। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।